हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम 7th क्लास की ज्योग्राफी का चैप्टर 6 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। देखिए, चैप्टर का नाम थोड़ा लंबा है, लेकिन आपको टेंशन में नहीं आना है कि इस चैप्टर में पता नहीं क्या होगा। जब हम एक एक लाइन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक बच्ची की बात की गई है, जिसके जो चाचा जी हैं वो क्या हैं, वन्य जीव फोटोग्राफ़र हैं और वो बहुत यात्रा करते हैं और इसीलिए उसकी जो रुचि थी वो वन्य जीव और वनों में थी। जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें जो थी, यानी कि जो पिक्चर्स थी, उसे हमेशा आकर्षित करती थी। तो देखिए, ये हैं अलग अलग पिक्चर्स। तो इसमें विभिन्न भागों के, यानी कि विश्व के जो अलग अलग जगह हैं वहाँ के निवासियों की पिक्चर दिखाई गई है। तो पहनावे में, रहन सहन में, हर चीज़ में, रंग में, ऊंचाई में, हर चीज़ में लोगों में अंतर हमें देखने को मिलता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि देखो, इस तस्वीर जो है, यानी कि जो इन तस्वीरें, जो पिक्चर्स हैं, इनमें विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देखा जा सकता है। इनमें से जो कुछ लोग हैं वो शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वनों से हैं। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। यानी कि जो बच्ची है वो कह रही है कि ये मुझसे कितना अलग दिख रहे हैं। अब देखिए, वो देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की जो मूल आवश्यकताएं हैं, यानी कि देखिए, कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहता हो, लेकिन उसकी जो मूल आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान की, वो एक समान होती है। यानी कि सभी को भोजन की आवश्यकता होती है, सभी को रहने के लिए मकान की और पहनने के लिए कपड़े की आवश्यकता तो होती ही है। अब उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं। यानी कि हो सकता है उनके खेल अलग हो, लेकिन बच्चे जो हैं, किसी भी समुदाय में चले जाएं, हम कहीं भी किसी भी देश में चले जाएं, बच्चे जो हैं वो खेलते हैं और कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं, प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत से ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना भी सीख जाते हैं। अब यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसमें अमेज़न बेसिन, यानी कि अमेज़न नदी का जो बेसिन है, उस वहाँ पर कैसा जीवन होता है, इस बारे में यहाँ बताया गया है। तो इसके विषय में जानने से पहले हमें मानचित्र देखना है। तो मानचित्र कौन सा वाला है, ये है। तो देखिए, इसमें ये दक्षिण अमेरिका है। दक्षिण अमेरिका में अमेज़न नदी है, ये हमें पता है। तो अमेज़न नदी मतलब जहाँ जहाँ ये नदी बहती है और इसकी सहायक नदियाँ बहती हैं, वो पूरा इसका क्षेत्र कहलाता है नदी का। तो ये देखिए, ये है अमेज़न बेसिन। अब वापस से चलते हैं। अब यहाँ पे लिखा है कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य में स्थित है। तो उष्णकटिबंधीय प्रदेश कौन से हैं, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो स्थान पड़ता है। यानी कि देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी 0 डिग्री, ये हमारी 23.5 उत्तरी कर्क रेखा और ये हमारी 23.5 डिग्री मकर रेखा। अब इनके बीच में जितना भी स्थान पड़ता है वो सब क्या है, उष्णकटिबंधीय प्रदेश है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। तो देखिए, ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। अब इसके बाद इसमें क्या है, अब एक सेकंड रुकिएगा। अब ये हमारी पृथ्वी के 0 डिग्री, ये हमारी भूमध्य रेखा हो गई। अब इसके 10 डिग्री उत्तर में, यानी कि ये 0 डिग्री से 10 डिग्री अगर आप ऊपर की तरफ जाएंगे और 10 डिग्री नीचे की तरफ, यानी कि दक्षिण में, तो इस बीच का जो भाग है वो भूमध्य रेखीय प्रदेश कहलाता है। और 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री के मध्य का क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय। तो इस वाले स्थान में अमेज़न नदी बहती है, यानी कि इसी प्रदेश में बहती है। कौन से प्रदेश में, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। अब यह पश्चिम में पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है, यानी कि पश्चिम से निकलती है और पूर्व की तरफ बहती है। अब जिस स्थान पर कोई
नदी किसी अन्य जलराशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी कि जहाँ पर नदी खत्म होती है, या कह सकते हैं अगर वो महासागर में मिल रही है, किसी सागर में मिल रही है, या कोई छोटी नदी बड़ी नदी मिल रही है, तो वो क्या है, उस नदी का मुहाना कहलाता है। अब अमेज़न नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेज़न बेसिन का निर्माण करती हैं। तो अभी हमने बात की थी कि अमेज़न बेसिन क्या है, तो अमेज़न नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उन सभी का जो क्षेत्र है पूरा, जहाँ जहाँ वो बहती हैं, वो क्या है, अमेज़न बेसिन कहलाता है। अब ये जो नदी बेसिन है, ये ब्राज़ील के भागों, यानी कि ब्राज़ील देश है, ब्राज़ील में पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला के छोटे भाग से अपाहित होती है। यानी कि अमेज़न नदी जो है वो ये जो देश हैं इनके नाम दिए हैं यहाँ पर, इनसे बहती है। अब क्या आप इस बेसिन में उन देशों के नाम बता सकते हैं इनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो ये बच्चों के लिए यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की, तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी कि हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया, और इन आक्रमणकारियों ने प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेज़ोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी, और इस प्रकार अमेज़न इसका नाम पड़ा। यानी कि अमेज़न का नाम कैसे पड़ा, वो इसकी यहाँ पर कहानी दी गई है। ये देखिए ये मैप है दक्षिण अमेरिका का। अब सहायक नदियाँ क्या हैं, तो देखिए छोटी नदियाँ जो मुख्य नदी में मिलती है, और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन होता है, या जल संग्रहण क्षेत्र भी कहते हैं। तो बेसिन के लिए एक और नाम है जल संग्रहण क्षेत्र। और अमेज़न बेसिन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है, तो वो अमेज़न है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जलवायु की। तो अमेज़न बेसिन की जलवायु कैसी है, तो अमेज़न बेसिन जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास फैला है, और पूरे वर्ष यहाँ गर्म और नम जलवायु रहती है। अब देखिए यहाँ से आपके लिए चीज़ें पिछली वाली चीज़ों से आपको रिलेट करना पड़ेगा। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है, और हम अक्षांश रेखाएं, देशांत रेखाएं, इन सब के बारे में पढ़ चुके हैं। और देखिए जो हमारी भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री जो रेखा है, वो हम जानते हैं कि यहाँ वर्ष भर सूर्य का प्रकाश रहता है, यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ वर्ष भर सीधी पड़ती है, इसलिए यहाँ गर्मी रहती है। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ से हमें पता लगेगा कि जो अमेज़न बेसिन है वो इस भूमध्य रेखा के आसपास है, तो यहाँ गर्म जलवायु होगी। और यहाँ का जो मौसम है वो दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र होता है, यानी कि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है। इसके अलावा यहाँ आर्द्रता भी बहुत होती है। इससे क्या होता है, शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। और इस प्रदेश में, यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास जितना भी क्षेत्र होता है, यहाँ पर प्रतिदिन वर्षा होती है, और वो भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान यहाँ पर उच्च एवं आर्द्रता जो होती है वो अति उच्च होती है, यानी कि बहुत गर्मी भी पड़ती है, इसके साथ बहुत ज़्यादा चिपचिपाहट भी रहती है। और रात के समय क्या होता है, तापमान कम हो जाता है, लेकिन आर्द्रता जो है वो बनी ही रहती है। तो अमेज़न बेसिन की आपको जलवायु पता लग गई। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ के वनों के बारे में। तो देखिए हमें ये पता है कि यहाँ पर वर्षा बहुत होती है, तो वर्षा के कारण क्या होता है, यहाँ की जो भूमि होती है उस पर सघन वन उगाते हैं, यानी कि घने वन होते हैं। और ये वन जो होते हैं वो इतने घने होते हैं कि पत्तियों और शाखाओं से छत सी बन जाती है। इससे क्या होता है, सूर्य का जो प्रकाश है वो धरातल तक नहीं पहुँच पाता है, और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। अब यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो, क्योंकि इतने घने जंगल हैं कि वहाँ सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक पहुँचता ही नहीं है। और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ आर्किड और ब्रोमेलाइड पैदा होते हैं। तो एक प्रश्न यहाँ से आपका बन सकता है कि आर्किड और ब्रोमेलाइड कैसे पौधे हैं, तो ये परजीवी पौधे हैं, और कहाँ पाए जाते हैं, तो अमेज़न बेसिन में पाए जाते हैं। अब देखिए वर्षा वन में प्राणी जात की भी प्रचुरता होती है, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे जीव जंतु भी पाए जाते हैं। टूकन, कुंजन पक्षी, रंगीन
पक्षती वाले मकाओ एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से अलग होते हैं, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टैपीर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी यहाँ पर पाई जाती हैं। मगर, सांप, अजगर, एनाकोंडा, बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। इसके अलावा हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिरान्या मत्स्य, यानी कि पिरान्या एक मछली की प्रजाति है जो कि मांस खाती है, तो वो भी अमेज़न नदी में यहाँ पर पाई जाती हैं। और इस प्रकार जीवों की जो विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है, यानी कि यहाँ पर बहुत तरीके के जीव जंतु जानवर पाए जाते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ कि ब्रोमीलाइट क्या है, एक पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। और मेढक जैसे प्राणी जो होते हैं, यानी कि मेढक, इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडे देने के लिए करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, फैक्ट आपको याद रखना है ये। अब बात करते हैं यहाँ के निवासियों के बारे में। तो यहाँ के जो लोग होते हैं वो छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं, यानी कि थोड़ा सा जगह वो साफ़ कर लेते हैं जंगल वाली और वहीं पर अपनी फसल उगाने लग जाते हैं। और यहाँ के जो पुरुष होते हैं वो तो शिकार करते हैं, नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। और मुख्य रूप से वो टैपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है, क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित सा होता है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप शिकार पर गए और आपको कुछ शिकार करने के लिए कोई जानवर मिल ही जाएगा, इसलिए वो लोग कुछ सब्जियां और फल भी उगाते हैं। ऐसे में महिलाएं अपनी उगाई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ के जो निवासी हैं वो कौन सी कृषि पद्धति अपनाते हैं, तो कर्तन और दहन। अभी कर्तन और दहन पद्धति क्या है इसके बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। अब इनका जो मुख्य आहार है वो है मैनियोक, जिसे कसावा भी कहते हैं। ये क्या है, तो आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है और चींटियों की रानी और अंडकोश भी ये खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। अब देखिए पहले कर्तन और दहन पद्धति के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जो किसान होते हैं तो वृक्षों और झाड़ियों को काट कर पहले भूमि साफ़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंगल पाया जाता है। फिर इसको क्या करेंगे, जो इन्होंने काटा होता है उसको जला देते हैं। इससे क्या होगा, जो पोषक तत्व है वो मिट्टी में मिल जाएंगे और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। अब क्या होता है कि हर बार फसल पैदा होने से मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इनका इसमें अभाव हो जाता है। फिर ये लोग क्या करते हैं कि ये जो ज़मीन का टुकड़ा होता है इसको छोड़ देते हैं और फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ़ करते हैं। और इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष भी उगाते हैं और मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। फिर लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। तो आपको पता लग गया कि ये क्या पद्धति है। अब देखिए ये जो वर्षा वन है ये घरों के लिए लकड़ी भी प्रदान करते हैं और कुछ यहाँ के जो परिवार हैं वो मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं और कुछ लोग मल्लोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो मल्लोका क्या है, घर हैं, अपार्टमेंट जैसे होते हैं। इनकी जो छत होती है वो तीव्र ढलान वाली होती है। और यहाँ के जो लोगों का देखिए जो जीवन है वो धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वनों के अंदर पहुँचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था और 1970 में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से, तो ये ट्रांस अमेज़न महामार्ग कब बना है, तो 1970 में। तो इसके बनने से क्या हुआ है कि वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है और अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ है कि वहाँ की मूल आबादी को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा है और वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं। यानी कि उन्हें अपनी पुराने तरीके से जो खेती करने वाली तरीका था, जिस जगह पर रहते थे उसको उन्हें अब छोड़ना पड़ रहा है। अब विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। ऐसा किस कारण हो रहा है, तो विकास के कारण।
अब ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का जो बड़ा भाग है वो लुप्त होता जा रहा है, और आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है। अब वर्षा के कारण मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो बह जाती है और सघन वन जो होते हैं वो बंजर भूमि में बदल जाते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ दिखाया गया है कि पहले इतने सारे पेड़ थे, फिर थोड़े कम हो गए और फिर और हो गए। तो इस तरीके से वर्षा वन खत्म हो रहे हैं। अब बात करते हैं, ये हमने अमेज़न बेसिन में जीवन की बात करी। अब हम बात करेंगे कि गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का जो बेसिन है वहाँ पर जीवन कैसा है। तो देखिए गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी और इन दोनों की सहायक नदियाँ, ये जो है मिलकर वो भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन कहाँ से कहाँ तक है, तो उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। अब गंगा की सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ भी इसमें अपवाहित होती हैं। अब यहाँ पर गंगा की नदियाँ तो बताई गई हैं, लेकिन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ नहीं बताई गई हैं, और बच्चों से कहा गया है कि वो खुद से एटलस देखकर इन नदियों के नाम ढूंढें। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदर वन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। अब देखिए यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, ये इंडिया का मैप है और यहाँ से ये गंगा नदी निकलती है हिमालय से। इसके बाद ये उत्तर भारत में बहते हुए और यहाँ बांग्लादेश में आकर मिल जाती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये सभी गंगा की सहायक नदियाँ हैं, जिसमें ये देखिए ये यमुना नदी है और इसके अलावा चंबल, सोन, गंडक, और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो कि चीन से निकलकर फिर भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और उसके बाद ये भी बांग्लादेश में जाकर समुद्र में मिल जाती है। तो ये है गंगा ब्रह्मपुत्र नदियाँ, मैप के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो यहाँ पर अनेक मैदानी क्षेत्र है इन दोनों नदियों का। तो यहाँ पर चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है, और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में यहाँ पर ठंड होती है। अब यहाँ पर मानचित्र देखना है जो कि हम देख चुके हैं। अब देखिए बेसिन क्षेत्र में कि इन दोनों नदियों का जो बेसिन है यहाँ पर अलग अलग तरह की स्थलाकृति हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल होते हैं, इसलिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र जो है यानी कि जहाँ से निकलती हैं वहाँ तो कम लोग रहते हैं, और मानव के रहने के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे ज़्यादा उपयुक्त होते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिक है। इसके अलावा यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ है और फसल उगाने के लिए समतल भूमि है। यहाँ के लोगों का जो व्यवसाय है वो कृषि है। मुख्य फसल की बात करें तो धान है, और धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, तो ये उसी क्षेत्र में उगाया जा सकता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। अब यहाँ की फसल जो है वो है गेहूँ, मतलब चावल के अलावा मक्का, गेहूँ, ज्वार, चना और बाजरा, और साथ ही गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती हैं। मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी हमें देखने को मिलते हैं। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है, और मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी हमें विभिन्नता पाई जाती है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान है, वहाँ पर सागवान, साखू और पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। और ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, तो घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र जो है वो मैंग्रोव वनों से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, तो यहाँ तीव्र ढाल वाला जो भाग है वहाँ चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ की वनस्पति की अब ये हमने बात की। अब देखिए जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है, तो 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की जो संख्या है वो जनसंख्या घनत्व है। जैसे उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 189
जनसंख्या घनत्व है पश्चिम बंगाल में 1029 है और बिहार में 1102 है। तो आप देख सकते हैं बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए पिक्चर में धान की कृषि दिखाई गई है, असम में चाय बागान की पिक्चर है। अब बात करते हैं यहाँ पर कौन से जीव पाए जाते हैं गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में। तो यहाँ पर अलग अलग तरीके के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे हाथी है, बाघ है, हिरण है, बंदर है। एक सींग वाला गेंडा जो है वो ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर और मगर पाए जाते हैं। और नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव भी पाए जाते हैं, जैसे रोहू, कतला और हिल्सा। ये क्या है, मछलियों की प्रजातियां हैं। मछली और चावल यहाँ पे रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। अब देखिए वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है जैसे जल का प्रभाव तीव्रता से ना हो, क्योंकि अगर खड़ी ढाल वाली जगह होगी तो जो जल है वो बह जाएगा, इसलिए उन्हें समतल बनाया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पर खेती की जाती है। तो देखिए आप यहाँ वेदिका कृषि दिखाई गई है। ये देखिए मगर की पिक्चर है, ये एक सींग वाला गेंडा है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या आप जानते हैं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण यानी कि वहाँ का जो पानी है वो खारा नहीं है। तो यहाँ पर एक डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु या अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो इस मछली की उपस्थिति यानी कि इस डॉल्फिन की उपस्थिति से क्या होता है, जल की शुद्धता का पता चलता है और रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। तो यहाँ बताया गया है कि जो जल प्रदूषण है उससे ये प्रजातियाँ हैं वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। तो आपके लिए डेट इम्पॉर्टेंट है कि कब हुई थी इस मिशन की शुरुआत, 2 अक्टूबर 2014 को। देखिए 2 अक्टूबर तो हमें याद रह जाता है क्योंकि हम इतना टीवी में और सब जगह देखते हैं जब सफाई अभियान चलता है, स्वच्छता पखवाड़ा या स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। लेकिन आपको सन इम्पोर्टेंट है, वो याद रखना है कि कौन सा सन था, तो 2014। अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र के जो मैदान हैं इनमें कई बड़े शहर और कस्बे भी हैं, जैसे इलाहाबाद है शहर, कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, पटना है, कोलकाता है। ये सारे जो शहर हैं वो गंगा नदी के तट पर हैं। जैसे यहाँ पर वाराणसी शहर की पिक्चर दी हुई है। इन शहरों और यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर क्या होता है, नदी में जाता है, जिससे क्या होता है, नदी प्रदूषित हो जाती है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। देख सकते हैं आप कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के जो लोग हैं वो सड़क मार्ग और रेल मार्ग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे है और एक महत्वपूर्ण पत्तन है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। गंगा नदी के संरक्षण के लिए कार्यक्रम शुरू हुआ जिसका नाम था नमामि गंगे। तो आपको याद रखना है नमामि गंगे। अब देखिए गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है पर्यटन। आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप हैं, लखनऊ में इमामबाड़ा है, असम का कांजीरंगा और मानस वन्य प्राणी अभयवन या अभयारण्य जो होते हैं। और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश की जो विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है, ये सभी क्या है, दर्शनीय स्थल हैं, जिससे क्या होता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। और यहाँ पर मानस वन्य प्राणी अभयवन में बाघ की एक तस्वीर दी हुई है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। और उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि अभी अभी आपने पढ़ा कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपका आंसर यहाँ पर हुगली हो जाएगा। और बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं, देवदार और
फर किस प्रकार के वृक्ष हैं। ये सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करिए और इससे आपको अपनी स्थिति पता लगेगी कि आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं या ध्यान से चैप्टर को सुन भी रहे हैं और नोट्स भी बना रहे हैं। तो आप अभी से अगर धीरे धीरे तैयारी करेंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे, और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।